गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा रोलिंग। रोलिंग से मतलब होता है ट्रांसलेशन प्लस रोटेशनल मोशन। अब देखिए उसमें आगे हम पढ़ते हैं, ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, डिस्क है या स्फीयर है, इसका हमें एक सर्टेन मास और रेडियस गिवन है और ये सरफेस कंसीडर करते हैं रफ है, ठीक है। अब अगर मैं ये ऑब्जेक्ट जो है रोलिंग कर रहा है, मतलब इसकी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी मान लो इधर है कुछ और एंगुलर वेलोसिटी कुछ है इधर की तरफ। अब अगर इस ऑब्जेक्ट पर लगने वाले जितने भी फोर्सेज हैं उसका हमें टॉर्क निकालना है, कितना होगा। टॉर्क जो इस चीज पर डिपेंड करता है कि किस पॉइंट के अबाउट निकालना है। तो मान लेते हैं इस पर लगने वाले सारे फोर्सेज का टॉर्क मुझे इस ए पॉइंट के अबाउट निकालना है, या इसको मैं पी पॉइंट मान लेता हूं। इस पी पॉइंट के अबाउट इस पर लगने वाले सारे फोर्सेस का टॉर्क निकालना है। अब देखो ये डिस्क जो है इस तरह से रोलिंग कर रही है, तो इस पर कौन कौन से फोर्स काम कर रहे होंगे। एक तो ग्रेविटेशन फोर्स, और डिस्क जमीन के कांटेक्ट में है तो जमीन इस पर नॉर्मल रिएक्शन लगाएगी ना, और अगर रफ सरफेस है तो फ्रिक्शन भी लगेगा। तो ये तीन फोर्स इस डिस्क पर काम कर रहे हैं। तो फ्री बॉडी डायग्राम बना है, ग्रेविटेशन फोर्स डाउनवर्ड लगता है लेकिन उसकी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन सेंटर ऑफ मास पर होती है, तो ग्रेविटेशन फोर्स तो इस डिस्क पर इस तरह से लगेगा, और नॉर्मल रिएक्शन जो है सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा और इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अलोंग लगेगा। इसकी पॉइंट नॉर्मल रिएक्शन इधर की तरफ एग्जर्ट होगा इस डिस्क पर। अब बचा फ्रिक्शन फोर्स। देखिए फ्रिक्शन फोर्स इस डिस्क पर सरफेस के पैरेलल लगेगा ना, राइट में भी लग सकता है लेफ्ट में भी लग सकता है, वो डिपेंड करेगा वेलोसिटी और ओमेगा में क्या रिलेशन है। मैंने मान लिया अभी फ्रिक्शन इस पर राइट हैंड साइड में लग रहा है, राइट हैंड साइड में लग रहा है, ये मैंने फ्रिक्शन फोर्स माना। तो ये तीन फोर्स इस पर लग रहा है। अब देखो अगर मैं इस पी पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालूंगा तो कौन से फोर्स का टॉर्क जीरो आएगा। अगर हम देखें कि फ्रिक्शन इस लाइन के अबाउट लग रहा है तो फ्रिक्शन की लाइन ऑफ एक्शन इस पी पॉइंट से पास हो रही है, तो फ्रिक्शन का टॉर्क पी पॉइंट के अबाउट जीरो होगा। फ्रिक्शन का टॉर्क अबाउट पी पॉइंट जीरो हुआ। समझ में आया क्यों? हमें इस फ्रिक्शन की जो लाइन ऑफ एक्शन है इसकी सीध में ही तो ये पी पॉइंट है, और लाइन ऑफ एक्शन पर अगर पॉइंट होता है तो उस पॉइंट के अबाउट उस फोर्स का टॉर्क जीरो होता है। अब अगर mg का टॉर्क निकालूंगा इस पी पॉइंट के अबाउट तो ये वाली डिस्टेंस लिखूंगा। mg के टॉर्क अगर पी पॉइंट के अबाउट निकाल रहा हूं तो mg की लाइन ऑफ एक्शन ये है तो इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस x है, तो mg का टॉर्क mgx आएगा। इस पॉइंट के अबाउट mg का टॉर्क क्या आएगा mgx, ठीक है। और किस डायरेक्शन में आएगा, इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाल रहा हूं mg नीचे की तरफ लग रहा है तो टॉर्क किस डायरेक्शन में आएगा, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगा। और इसी तरह से नॉर्मल का टॉर्क क्या जाएगा, नॉर्मल इनटू x, और ये क्लॉकवाइज आएगा। नॉर्मल ऊपर की तरफ लग रहा है तो इस नॉर्मल का यही वाली डिस्टेंस, ये लाइन ऑफ एक्शन तो सेम ही है दोनों की, तो ये डिस्टेंस तो सेम। अब एक और चीज, अगर ये ऑब्जेक्ट इधर की तरफ मूव कर रहा है तो इसका वर्टिकल डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन नहीं है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में एक नॉर्मल लग रहा है एक mg, दोनों में क्या रिलेशन होगा, नॉर्मल और mg बराबर है। अब अगर नॉर्मल और mg बराबर है तो नॉर्मल और mg इक्वल है तो दोनों फोर्स का टॉर्क बराबर है मैग्नीट्यूड में बट डायरेक्शन अपोजिट, और फ्रिक्शन का टॉर्क जीरो है। तो अगर सारे तीनों फोर्सेस मिलाकर टोटल टॉर्क इस पी पॉइंट के अबाउट क्या होगा, जीरो होगा। तो टोटल टॉर्क अबाउट पी पॉइंट इज इक्वल टू जीरो। अब देखो हमारा एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट था कि अगर टॉर्क जीरो होता है तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है। तो मैं ये कह सकता हूं कि इस डिस्क की मोशन हो रहा है यहां पर रोलिंग, तो इसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा पी पॉइंट के अबाउट वो हमेशा कांस्टेंट बना रहेगा, चाहे ये रोलिंग प्योर रोलिंग करे या रोलिंग विद स्लाइडिंग करे। फ्रिक्शन यहाँ स्टैटिक लगे या काइनेटिक लगे, हर कंडीशन में इस पी पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क जीरो होगा, और टॉर्क जीरो होने पर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है। तो अगर ये डिस्क
प्योर रोलिंग कर रही है या रोलिंग विद स्लाइडिंग कर रही है, हर कंडीशन में इस पर नेट टॉर्क जीरो होने के कारण इस पी पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। अगर ये रफ सरफेस नहीं है, स्मूथ है, तो फ्रिक्शन नहीं होगा, तब भी नेट टॉर्क जीरो होगा, तब भी एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा। मतलब एंगुलर मोमेंटम इस पॉइंट के अबाउट अगर कंजर्वेशन की बात करूं तो हर कंडीशन में लगेगा। इवन अगर इस लाइन पर मैं कहीं भी पॉइंट कंसीडर करूंगा, यहां दूसरा पॉइंट लूंगा ए पॉइंट, तो इसके अबाउट भी कंजर्व रहेगा। इसके अबाउट भी अगर टॉर्क देखूंगा तो फ्रिक्शन का टॉर्क जीरो आएगा, mg और नॉर्मल का टॉर्क अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, टोटल टॉर्क जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब इस हॉरिजॉन्टल लाइन पर जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास हो रही है, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट O से पास होने वाले इस हॉरिजॉन्टल लाइन पर कहीं भी आप पॉइंट कंसीडर करो, इस पॉइंट के अबाउट इस डिस्क का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कांसेप्ट है कि इस लाइन पर जितने भी पॉइंट होते हैं सबके अबाउट इस डिस्क का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है। अब देखो अगला केस, वापस से ये डिस्क जो है रोलिंग कर रही है इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पर। मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी इधर है, एंगुलर वेलोसिटी इधर है, ये डिस्क रोलिंग में है और ये रफ सरफेस है। अब देखो मुझे क्या करना है, इस डिस्क का जो सेंटर ऑफ मास है इससे पास होने वाली ये लाइन कंसीडर करनी है और इस लाइन पर एक पॉइंट लेना है ए। इस लाइन पर मैंने कोई पॉइंट ए लिया, इस ए पॉइंट के अबाउट टोटल टॉर्क बताना है क्या होगा। तो अब अगर टोटल टॉर्क ए पॉइंट के अबाउट निकालूंगा तो mg नीचे की तरफ, नॉर्मल ऊपर की तरफ। अब देखो नॉर्मल और mg का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, ये फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन ए पॉइंट से पास नहीं हो रही ना, तो mg का टॉर्क भी जीरो नहीं होगा, नॉर्मल का भी नहीं होगा, लेकिन दोनों का टॉर्क मैग्नीट्यूड में बराबर है और डायरेक्शन अपोजिट। तो mg और नॉर्मल का टॉर्क तो मैग्नीट्यूड में बराबर, डायरेक्शन अपोजिट है ए पॉइंट के अबाउट, तो इन दोनों का मिलाकर जो टॉर्क जीरो हुआ। लेकिन अगर रफ सरफेस है और इस पर फ्रिक्शन लगा, इधर मान लो या तो राइट हैंड साइड में लगेगा या लेफ्ट हैंड साइड में फ्रिक्शन लगेगा। अब क्या इस फ्रिक्शन फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन ए पॉइंट से पास हो रही है? नहीं हो रही ना, तो इस फ्रिक्शन का टॉर्क जीरो नहीं हो सकता, तो रिजल्टेंट टॉर्क भी इस ए पॉइंट के अबाउट जीरो नहीं होगा। तो इसका मतलब रिजल्ट क्या निकला, ए पॉइंट के अबाउट एंगुलर जो टॉर्क है वो जीरो नहीं होगा। और अगर टॉर्क जीरो नहीं है तो ए पॉइंट के अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट नहीं रहेगा। मतलब हम ए पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ अप्लाई नहीं कर सकते। इवन इस लाइन पर कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जिसके अबाउट हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकें। तो सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली, इस डिस्क के सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली इस हॉरिजॉन्टल लाइन पर किसी भी पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं किया जा सकता। लेकिन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास होने वाली इस हॉरिजॉन्टल लाइन पर जितने भी पॉइंट हैं सबके अबाउट इस डिस्क का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। हाँ, अगर ये रफ सरफेस नहीं होती, स्मूथ होती, तो फ्रिक्शन नहीं लगता, तो इस ए पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते थे। तो ए पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं इफ सरफेस इज स्मूथ। स्मूथ सरफेस की कंडीशन में हम ए पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। कर लें इसको नोट। अब देखो अगला केस यह है कि हमारा इंक्लाइन प्लेन पर एक ऑब्जेक्ट, डिस्क या स्फीयर, कोई भी रोलिंग ऑब्जेक्ट रोल कर रहा है। रोल करने का मतलब इसमें ट्रांसलेशन मोशन भी है और रोटेशन मोशन का ओमेगा भी है। अब देखो इनसफिशिएंट फ्रिक्शन होने पर, अगर इंक्लाइन प्लेन पर फ्रिक्शन कम होता है ना, तो ऑब्जेक्ट प्योर रोलिंग नहीं करता। प्योर रोलिंग के लिए इंक्लाइन प्लेन पर फ्रिक्शन होना जरूरी है। अब अगर प्योर रोलिंग के लिए जितना फ्रिक्शन कोएफिशिएंट चाहिए उससे अगर कम होगा फ्रिक्शन कोएफिशिएंट, म्यू की वैल्यू जितना रिक्वायर्ड है प्योर रोलिंग के लिए उससे कम है, तो ये जो ऑब्जेक्ट है प्योर रोलिंग नहीं करेगा, रोलिंग विद स्लाइडिंग करेगा। तो हम रोलिंग विद स्लाइडिंग वाला केस डिस्कस कर रहे हैं। अब देखो अगर प्योर रोलिंग करता है तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी जीरो होती है,
तो कोई रिलेटिव मोशन नहीं होता, तो फ्रिक्शन स्टैटिक लगता है। और अगर प्योर रोलिंग ना हो, रोलिंग विद स्लाइडिंग हो, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी जीरो नहीं होगी, और इसकी वेलोसिटी जीरो नहीं होने का मतलब यहाँ फ्रिक्शन काइनेटिक लगेगा। तो अब इसका एक रिजल्ट है कि यहाँ फ्रिक्शन कैसा लगेगा, काइनेटिक। अब अगर फ्रिक्शन काइनेटिक लगता है तो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू इनटू एन, म्यू इनटू एन के बराबर होता है। अब देखो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया अगर नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू को निकालने के लिए, तो इस पर कितने फोर्स लगेंगे, देखो एक mg तो हमेशा लगता है, और यह ऑब्जेक्ट इंक्लाइन प्लेन के कांटेक्ट में है, तो कांटेक्ट वाले फोर्स नॉर्मल भी लगेगा, फ्रिक्शन भी लगेगा, तो तीन फोर्स लगेंगे। फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। ग्रेविटेशन फोर्स की पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन सेंटर ऑफ मास पर होती है, तो mg तो इधर लगेगा। नॉर्मल रिएक्शन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास होता है, तो यहां से पास होगा और ये नॉर्मल इस तरह से लगेगा। इसके अलावा इस पर फ्रिक्शन एक्सर्ट होगा। अब देखो ये एंगल अगर मैं थीटा कंसीडर कर रहा हूं तो ये वाला एंगल थीटा होगा। फ्रिक्शन इंक्लाइंड प्लेन पर ऊपर की तरफ f के बराबर ले लें, इंक्लाइंड प्लेन पर ऊपर की तरफ फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। अब इंक्लाइंड प्लेन में हम जानते हैं न्यूटन्स लॉ लगाने के लिए हमें फोर्सेस के कंपोनेंट करने होंगे, और इंक्लाइंड प्लेन में कंपोनेंट करते हैं अलोंग द इंक्लाइन और उसके परपेंडिकुलर में, तो mg के कंपोनेंट करो। अब mg का अगर इधर कंपोनेंट करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, mg cos थीटा, और इस तरफ mg का कंपोनेंट आ जाएगा mg sin थीटा के बराबर। अब देखो यहाँ इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तो कोई मोशन है ही नहीं, तो नॉर्मल रिएक्शन तो किसके बराबर होगा, mg cos थीटा के इक्वल, तो नॉर्मल की वैल्यू mg cos थीटा लिखिए। अब देखो ये जो फ्रिक्शन फोर्स आ रहा है इसमें कहीं पर ये चीज नहीं आ रही ना कि इस ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, ये रिंग है या डिस्क है, इसका जो रेडियस ऑफ गायरेशन कितना है उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है फ्रिक्शन फोर्स। डिस्क पर जितना लगेगा उतना ही सॉलिड स्फीयर पर या होलो स्फीयर पर लगेगा। तो हर एक तरह के ऑब्जेक्ट पर अगर सबका मास बराबर है तो फ्रिक्शन फोर्स बराबर लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स हर एक ऑब्जेक्ट पर इक्वल लगेगा। अब देखो mg sin थीटा नीचे लग रहा है, फ्रिक्शन फोर्स ऊपर लग रहा है, तो ये दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो एक्सेलरेशन नीचे भी हो सकता है ऊपर भी हो सकता है। मैंने एक्सेलरेशन मान लिया इसका नीचे की तरफ है। अब देखो एक्सेलरेशन अगर a नीचे मानूंगा तो न्यूटन्स लॉ की इक्वेशन क्या बनेगी, इस फोर्स में से फ्रिक्शन फोर्स माइनस करूंगा और फ्रिक्शन की वैल्यू दिया है, तो न्यूटन्स लॉ की इक्वेशन क्या बनेगी, along the inclined plane, और along the inclined plane ही न्यूटन्स लॉ की जो इक्वेशन आई इससे एक्सेलरेशन कितना आ गया, g sin थीटा माइनस म्यू g cos थीटा। ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो गया एक तरह से। अब देखो ये एक्सेलरेशन किस चीज पर डिपेंड कर रहा है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन पर, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट पर, मास पर डिपेंड नहीं कर रहा, रेडियस पर डिपेंड नहीं कर रहा, रेडियस ऑफ गायरेशन पे भी डिपेंड नहीं कर रहा, ऑब्जेक्ट के मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या है उस पर डिपेंड नहीं कर रहा। मतलब अगर इस इंक्लाइंड प्लेन पर रिंग हो या सॉलिड स्फीयर दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा, तो इस इंक्लाइंड प्लेन पर जो भी ऑब्जेक्ट यहां लगाओगे हर ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन क्या आएगा, सेम आएगा। तो ये हमारा एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आ गया, एक्सेलरेशन ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट आर सेम ऑन इंक्लाइंड प्लेन। अगर फ्रिक्शन इंक्लाइंड प्लेन पर इनसफिशिएंट होता है तो अब इसका एक रिजल्ट हमारा क्या है, एक्सेलरेशन सेम होगा, मतलब हर एक ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन सेम होगा, रिंग हो, डिस्क हो, सॉलिड स्फीयर हो, होलो स्फीयर हो, सिलेंडर हो, वाटर हो, हर एक का एक्सेलरेशन बराबर है। तो आप देखो यहाँ ऊपर ऊपर इंक्लाइन प्लेन से शुरू में रेस्ट में छोड़े और नीचे नीचे पहुंचने में जो टाइम लगेगा उसमें सबका डिस्प्लेसमेंट भी बराबर, सबका एक्सेलरेशन भी बराबर, तो टाइम भी सेम लगेगा ना। मोशन की सेकंड इक्वेशन से s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, इससे हम टाइम निकाल सकते हैं नीचे पहुंचने में ऑब्जेक्ट को कितना टाइम लगेगा। तो देखो
मैं मान लेता हूँ इस इंक्लाइंड प्लेन की लेंथ जो है l के बराबर है, तो डिस्प्लेसमेंट l, इनिशियल वेलोसिटी 0, हाफ एक्सेलरेशन इनटू v स्क्वायर। अब सभी का एक्सेलरेशन बराबर है तो सबको नीचे पहुंचने में टाइम सेम लगेगा, तो दूसरा रिजल्ट ये आ गया, टाइम सेम होगा। मैंने पिछली क्लास में इंक्लाइंड प्लेन पर अलग अलग ऑब्जेक्ट की प्योर रोलिंग के रिजल्ट डिस्कस किए थे, और अगर ये प्योर रोलिंग करता है तो सबसे ज्यादा एक्सेलरेशन किसका होता है, सॉलिड स्फीयर का, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे कम होता है। लेकिन ये प्योर रोलिंग नहीं करता है, यहाँ फ्रिक्शन इनसफिशिएंट है, तो सबका एक्सेलरेशन बराबर होगा, सबका टाइम भी नीचे पहुंचने का बराबर होगा, और नीचे पहुंचने पर सबकी वेलोसिटी भी तो सेम होगी। मोशन की थर्ड इक्वेशन से अगर निकालेंगे तो देखो वेलोसिटी निकालते हैं मोशन की थर्ड इक्वेशन से, तो सबका एक्सेलरेशन बराबर तो सबकी वेलोसिटी भी सेम होगी, तो वेलोसिटी का आंसर क्या आएगा, सेम होगी। नीचे पहुंचने पर सबकी वेलोसिटी सेम, ये रिजल्ट आया, ठीक है, सबकी वेलोसिटी सेम होगी। अब उसके बाद अच्छा, लेकिन अब ऐसा लगता है सर सबका ओमेगा भी सेम होगा, नहीं, ऐसा तो लगता है हमें v बराबर सर ओमेगा r होता है ना, अब v सबका सेम, r अगर रेडियस सेम तो ओमेगा सेम, ये गलत है, ये v बराबर ओमेगा r नहीं होगा, v बराबर ओमेगा r कब होता है, जब प्योर रोलिंग होती है, यहाँ प्योर रोलिंग नहीं होती, तो v और ओमेगा में रिलेशन ये नहीं है, तो सबका ओमेगा सेम नहीं होगा, अलग अलग ऑब्जेक्ट का ओमेगा में रिलेशन अलग अलग होगा। तो क्वेश्चन जब इंक्लाइन प्लेन के करो तो ये लैंग्वेज बहुत ध्यान से पढ़ना कि प्योर रोलिंग हो रही है या रोलिंग विद स्लाइडिंग हो रही है, दोनों में हर क्वेश्चन के आंसर अलग अलग हो जाते हैं। तो अभी हम बात कर रहे हैं रोलिंग विद स्लिपिंग और स्लाइडिंग, इनसफिशिएंट फ्रिक्शन है, मतलब प्योर रोलिंग नहीं हो रही। अब देखो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर के बराबर होती है ना, और सबका नीचे पहुंचने पर v सेम है, तो सबकी ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी भी सेम होगी, तो हर एक ऑब्जेक्ट की ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगी नीचे पहुंचने पर। अगला रिजल्ट अपना यह है, नीचे पहुंचने पर हर एक ऑब्जेक्ट की ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी सेम होगी, ठीक है। अब इसके अलावा दूसरे रिजल्ट हमें डिस्कस करने हैं, तो उनके बारे में डिस्कशन करते हैं। अब देखिए टॉर्क बराबर I इंटू एल्फा इक्वेशन होती है। अब सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क निकालूंगा, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट नॉर्मल का टॉर्क और mg का टॉर्क तो जीरो होगा ना, नॉर्मल की लाइन ऑफ एक्शन सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है और mg की भी लाइन ऑफ एक्शन सेंटर ऑफ मास से पास होगी, दोनों का टॉर्क जीरो। फ्रिक्शन का टॉर्क निकालूंगा, फ्रिक्शन ऐसे ऊपर की तरफ f लग रहा है, तो इसकी सेंटर ऑफ मास से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो रेडियस के बराबर है, तो फ्रिक्शन का टॉर्क हो गया f इंटू r, I का मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। अच्छा अब ये रिलेशन भी एप्लीकेबल नहीं होगा, A बराबर अल्फा, क्योंकि ये दोनों रिलेशन एप्लीकेबल होते हैं प्योर रोलिंग के केस में, और यहाँ प्योर रोलिंग नहीं हो रही, तो ऐसा नहीं कि अल्फा को पहले की तरह A अपॉन R लिख दो, तो अल्फा अल्फा ही रहेगा, A अपॉन R नहीं होगा। अब यहां से अल्फा देखो हर एक ऑब्जेक्ट पर फ्रिक्शन बराबर लग रहा है ना, म्यू mg cos थीटा,
हर एक की रेडियस सेम है, तो अल्फा किसके रेसिप्रोकल हो गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के। अब मोशन की पहली इक्वेशन लगाऊंगा तो अल्फा तो 1/i के प्रोपोर्शनल है और टाइम तो हर एक के लिए कांस्टेंट है ना, सबको बराबर टाइम लगा था इस वाले केस में नीचे पहुंचने में, तो इसका मतलब ओमेगा आई के रेसिप्रोकल हो गया। और आई सबसे कम होता है किसके लिए, सॉलिड स्फीयर के लिए। सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे कम होता है, तो सॉलिड स्फीयर के लिए ओमेगा मैक्सिमम होगा। तो ये हमारा, और सॉलिड स्फीयर का ही अल्फा भी मैक्सिमम होगा। तो ये हमारा कुछ रिजल्ट आया, लिख लेते हैं इसको। तो रिजल्ट, सॉलिड स्फीयर हैज मैक्सिमम ओमेगा एंड अल्फा। सॉलिड स्फीयर का ओमेगा और अल्फा मैक्सिमम होता है और रिंग का सबसे कम होता है, क्योंकि रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे ज्यादा होता है। अगर मास और रेडियस सेम हो तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे ज्यादा होता है और सॉलिड स्फीयर का सबसे कम होता है। एक तो रिजल्ट क्या है। नेक्स्ट, अब देखो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये होता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। हाफ तो कांस्टेंट है, आई की जगह आई लिख दिया, और ओमेगा किसके प्रोपोर्शनल है, 1/i। तो 1/i स्क्वायर, एक आई कैंसिल होगा। तो काइनेटिक एनर्जी, जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है वो आई के रेसिप्रोकल है। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की सॉलिड स्फीयर हैज मैक्सिमम ओमेगा अल्फा एंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। सॉलिड स्फीयर की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होगी। अब देखो एक आखिरी रिजल्ट बचा, सारे ऑब्जेक्ट की ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी सेम थी, रोटेशनल जिसकी ज्यादा है टोटल काइनेटिक एनर्जी भी उसी की ज्यादा होगी ना, तो सॉलिड स्फीयर की टोटल काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होगी। कर लें इसको।